वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से पहले की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि रिलेटेड होंगी हमारी मटेरियल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से ही हमें स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का प्रीटेक्स्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कितने टाइप के हम क्लासिफाई करेंगे मशीन के कॉन्टेक्स्ट में? कंडक्टिंग मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स और इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? इनको जो है हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स। ठीक है, तो जो हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, वो मटेरियल सूटेबल होते हैं हमें मशीन की वाइंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो मशीन की वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए? हाई कंडक्टिविटी मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस देखते हैं या फिर अंडरग्राउंड केबल्स देखते हैं, वो सारे मटेरियल्स कैसे होते हैं? हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही मटेरियल्स के एग्जांपल हैं कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो इन सब में भी सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है सिल्वर की, फिर गोल्ड, फिर कॉपर और फिर एल्युमिनियम। तो जो मशीन की वाइंडिंग्स होती हैं वो हम बनाते हैं कॉपर से, और जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम वायर्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली एल्युमिनियम की होती हैं। ठीक है, फिर देखो एलॉयस पे आते हैं। एलॉयस क्या होता है? जब हम एक मेटल के साथ किसी दूसरे मेटल को या नॉन मेटल को या फिर किसी दूसरे एलॉय को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा एलॉय होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एलॉयज होते हैं ना, वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स होते हैं। कैसे मटेरियल्स होते हैं? हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। क्योंकि मान लो ये कोई कॉपर है या कुछ भी है, ठीक है, अभी ये प्योर फॉर्म में, अब इसमें हमने डाला इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इसका जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और इसके वजह से इसके प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में चेंजेस कैसे आएंगे? अभी तक जब प्योर कॉपर था तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, अब इसमें मान लो मैंने कोई इम्प्योरिटी मिलाई, तो अब इसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में इन्हेंसमेंट आ सकता है, जिसके लिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है। ठीक है, वो भी हम समझते हैं। तो जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स होते हैं या जो ऐसे एलॉयज होते हैं, उनसे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं और हीटिंग डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है, हाई कंडक्टिव मटेरियल्स का देखो क्या क्या होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, पहली बात ये होती है कि उनमें मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टिविटी हमको मिलती है। कॉपर और एल्यूमिनियम उसके एग्जांपल हैं, सिल्वर भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लीस्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखने को मिलता है। एक अच्छा कंडक्टिव मटेरियल के पास हाई कंडक्टिविटी होगी, और अल्फा जो है यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो होगा लो। ठीक है, क्यों लो होगा? अगर अल्फा लो रहेगा, ठीक है, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसकी भी वैल्यू, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू लो आएगी, और जब ये पूरी ओवरऑल वैल्यू लो आएगी तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो भी लो आएगा। मतलब अल्फा को लो रखने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम कोई मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन 2 घंटे चल गई, तो अब ये थोड़ा हीटअप हो जाएगा। अब जैसे ही हीटअप हुआ यानी डेल्टा टी में बढ़ोतरी हुई। अब अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हाई रहेगी तो डेल्टा टी तो ऑलरेडी हाई हो चुका है, अब अगर अल्फा भी हाई है तो हमारे मशीन का जो है रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मशीन का रेजिस्टेंस चेंज हो। हम मशीन को जिस रेजिस्टेंस के लिए डिज़ाइन कर दिए हैं, मशीन हमारी हमेशा उसी रेजिस्टेंस पे ऑपरेट करनी चाहिए। ठीक है,
तो एक अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल में हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लीस्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और ब्रिटलनेस का एब्सेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि चटक जाए, ठीक है। वो डक्टाइल होना चाहिए, ठीक है, वो मैलिएबल होना चाहिए, न कि ब्रिटल होना चाहिए, ठीक है। उसकी रीयूजेबिलिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि उससे हम स्मॉल वायर्स इजीली बना सकें, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। लेट्स सी कॉपर, ठीक है। तो कॉपर जो है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडेशन के प्रति रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और कोरोजन, इन दोनों के प्रति जो कॉपर का रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है। यानी कि कॉपर को अगर हम खुले एटमॉस्फेयर में रखें तो उसमें जंग नहीं लगेगी, ठीक है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोई कोरोजन भी नहीं होगा। तो ये कॉपर की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कॉपर जो है मैलिएबल है, मैलिएबल मतलब इसको पीट के हम शीट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं। डक्टाइल मटीरियल, डक्टाइल मेटल मतलब कि इसको हम तार, इससे हम तार भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये शीट भी बन सकती है और इससे हम तार भी बना सकते हैं, मैलिएबल है और डक्टाइल भी है। अब देखो चौथा पॉइंट इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट कहता है कि जो हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर्स है ना, वो हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने से इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहली बात, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे कि ट्रांसफार्मर्स वगैरह में हम कैसा कॉपर यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। अब जो एल्यूमिनियम है ना, वो बहुत ही अबंडेंट मटेरियल है, ठीक है। हालांकि कॉपर जो है वो अबंडेंट नहीं है, कॉपर बहुत, अब उसकी वैल्यू मतलब कि जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो बहुत अबंडेंट मिलता है, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है, यानी वो दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ मिक्स्ड फॉर्म में होता है, तो हमको उसको केमिकल प्यूरिफिकेशन के थ्रू हम उसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे एल्यूमिनियम को उसके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके, ठीक है, और उसके ओर की प्रोसेसिंग करके, और एल्यूमिनियम के ओर को हम कहते हैं बॉक्साइट, ठीक है। तो जो बॉक्साइट होता है वो मिक्सचर होता है मोनोहाइड्रेट या ट्राईहाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और इसके साथ कितने वाटर क्रिस्टल्स जुड़े हैं वो डिसाइड करेगा कि ये मोनोहाइड्रेट है या ट्राईहाइड्रेट है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या होता है, या तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोनोहाइड्रेट होगा या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ट्राईहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो बॉक्साइट को पहले हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक फ्यूज्ड क्रायोलाइट होता है, यानी कि डबल फ्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम और सोडियम होता है, उसमें डिसॉल्व कर देते हैं और हमको प्योर एल्यूमिनियम वहाँ से मिल जाता है। एल्यूमिनियम की जो है कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है, लस्टर होता है इसमें, यानी कि शाइनी चमकीला अपीयरेंस देता है। एल्यूमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 658 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 658 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम हमारा पिघलने लगेगा, ठीक है। इट इज़ लाइट वेट, बहुत हल्का होता है, और एल्यूमिनियम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.7, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो भी डक्टाइल मेटल है, ठीक है, यानी कि इससे भी हम तार बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं केबल्स बनाने के लिए और कंडक्टर्स बनाने के लिए। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत हाई है, 50 से 70 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ होती है एल्यूमिनियम की,
ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम की एक और खासियत है, देखो एल्यूमिनियम को हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है। तो क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये अपने एल्यूमिनियम वायर के ऊपर ये एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है। क्या होता है कि अब ये आसमान में के सामने है, इसके ऊपर पानी बरस रहा है, बर्फ गिर रही है, कभी ह्यूमिड टेम्परेचर है, कभी ड्राई टेम्परेचर है। ठीक है। तो इसको हर तरह का मौसम झेल रहा है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इसको कोरोजन से बचाता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम इसलिए और हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर पाते हैं। जो प्योर एल्यूमिनियम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है। और इसको हम हार्ड और टफ कैसे बना सकते हैं? जब हम एल्यूमिनियम में कोई और मेटल भी मिला दें, जैसे या तो निकल, या तो मैंगनीज, या तो सिलिकॉन या कोबाल्ट। इन सब मेटल्स को थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलाने से हमको एल्यूमिनियम में थोड़ी सी हार्डनेस मिल जाएगी। ठीक है। हम एल्यूमिनियम को हार्ड बना सकते हैं। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम की। ठीक है। कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट में देखा जाए तो अगर कॉपर के किसी भी यूनिट का दाम 1 है तो उतने ही यूनिट का दाम 0.49 यानी कि लगभग आधा। इसका मतलब कॉपर जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम सस्ता है। कितना सस्ता है? करीबन आधा सस्ता है। उसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो तो एल्यूमिनियम जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ठीक है। यानी कि जितना करंट कॉपर वायर 1 यूनिट में अपने से पास होने देगा, उतने ही करंट को पास करने के लिए एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन कॉपर वाले से 1.62 टाइम्स बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो जो डायमीटर है फिर वो भी बड़ा होगा एल्यूमिनियम का कॉपर की तुलना में। वॉल्यूम भी एल्यूमिनियम का ही ज़्यादा होगा कॉपर की तुलना में। वजन जो है वो देखो कितना कम है, एल्यूमिनियम जो है वो बहुत लाइट है। ठीक है। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो कॉपर की अच्छी है एल्यूमिनियम की तुलना में। राइट गाइस। अब हम देखते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल। तो देखो जो कंडक्टिविटी होती है कार्बन की वो तो मेटल और एलॉयज से स्लाइटली लेस होती है। ठीक। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम कार्बन को कंडक्टिव मटेरियल की तरह यूज़ करें? ठीक है। ये समझने की बात है। तो देखो सबसे पहली बात क्या होता है कि अगर हमको कोई कार्बन मटेरियल का कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ कार्बन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है। ठीक है। जो कि सूटेबल होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करके करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है। हालांकि कार्बन या ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स और अदर एलॉयज से कम होती है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? जैसे पहले ये समझो कि इससे हम बनाते क्या हैं? तो इससे हम बनाते हैं ब्रशेस। ठीक है। जो मशीन्स वगैरह में हम ब्रश यूज़ करते हैं वो कार्बन की बनती है। तो कार्बन की तो बनती है, तो क्या हम ब्रश को किसी मेटल का ब्रश नहीं यूज़ कर सकते थे? हम मेटल ब्रश भी तो यूज़ कर सकते थे। तो मेटल ब्रश को यूज़ करने से दिक्कत ये होता कि हमारा शैफ्ट जो है उस शैफ्ट के ऊपर जब हम मेटल ब्रश को रखते तो इससे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती। क्या होता है? स्पार्किंग होती। और स्पार्किंग अगर मान लो कोई मशीन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में लगी है और वहाँ पे स्पार्किंग क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मशीन में स्पार्किंग हो रही है तो ये बड़े हादसे को इन्विटेशन देना जैसा हो सकता है। तो इसलिए हमको डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो स्पार्किंग ना करे। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन क्या होता है कि
कार्बन जो है वो ग्रेफिटेड होता है। मतलब क्या होता है कि जब कार्बन गर्म होता है, यानी जब ग्रेफाइट गर्म होता है या तो जब उसको हम हीट ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उससे जो उसका क्रिस्टल का जो साइज होता है, ठीक है, जो क्रिस्टल का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब जब क्रिस्टल का साइज ही पहले इतना था और अब इतना था, तो इसमें से करंट फ्लो करना ज़्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसी वजह से हम कार्बन यूज़ करते हैं कि कार्बन स्पार्किंग क्यों नहीं होने देता है, क्योंकि जब हम कार्बन को गर्म करते हैं तो कार्बन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, जिसके वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और हार्डनेस जो होती है, ठीक है, वो हार्डनेस कम हो जाती है। हार्डनेस कम होने से शाफ्ट का वियर एंड टियर भी कम होगा, ठीक है, और स्पार्किंग भी नहीं होगी। इसीलिए कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, लेकिन बात कोई फिर कंडक्टिविटी की आ जाती है। अब जैसे बहुत बड़ा मशीन है, तो बहुत बड़ा मशीन बहुत ज़्यादा किलो एम्पियर करंट मान लो जनरेट करता है, ठीक है। अब उस वो करंट क्या कार्बन का जो ब्रश है क्या वो ले पाएगा? हो सकता है ना ले पाए। तो इस वजह से कभी हम लोग क्या करते हैं कि सॉरी, इन्हीं कार्बन ब्रशेज़ में ये क्या हो गया गाइस, इसी का इन्हीं कार्बन ब्रशेज़ में हम थोड़ा-सा कॉपर ऐड कर देते हैं। तो कॉपर जो है वो हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, और जो हमारा कार्बन होगा, ठीक है, हमारा कार्बन क्या करेगा कि वो हार्डनेस को रिड्यूस करके रखेगा, ठीक है। वो स्मूथ सरफेस उनके पास होता है टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ द कम्यूटेटर, ठीक है। और कार्बन जो होता है ना, उसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो जब करंट इंक्रीज करता है तो ब्रशेस का जो टेम्परेचर होता है ना वो भी बढ़ जाता है। यानी कि जब कह रहा है कि करंट इंक्रीज करेगा तो उस समय टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देगा, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से क्या हुआ, मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है ब्रश पे, ठीक है, ब्रश पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके जो ब्रश है उसका रेजिस्टेंस था 5 ओम, ठीक है, और इसमें से अभी तक जो करंट है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मशीन चल रही है और करंट जो है वो 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप जो था वो था 10 एम्पियर का ऊपर में। अब क्या हुआ कि मेरा करंट बढ़ गया। अब करंट बढ़ने की वजह से मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वो हो जाएगा 20 वोल्ट्स, ठीक है। अब 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप तो टू मच है। तो क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ा, ठीक है, और जो कार्बन है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा 4 एम्पियर से करंट बढ़ा वैसे ही रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मेरी घटने लगी, ठीक है। वो मेरी क्या होने लगी, घटने लगी। और कितनी घट गई, तो 2.5 ओम, यानी कि आधी घट गई, क्योंकि करंट दुगना हुआ था तो मेरा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, आधा हो गया, ताकि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट यानी कि कांस्टेंट बना रहे। तो ये हमको एडवांटेज मिलता है कार्बन को ब्रश की तरह इस्तेमाल करके, क्योंकि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें मैग्नेटाइजेशन को इंड्यूस किया जा सके। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं अपने आसपास। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनके अंदर आती कैसे है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट कर पाते हैं। तो क्या होता है कि उन मटेरियल्स में के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मोशन की वजह से, ठीक है, और उनके मैग्नेटिक डाइपोल यानी मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से उनके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग एरिया वो क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट से तो एसोसिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट्स होती है वो इस तरह से हो सकती है जो कि नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट को रोकता है। ठीक है, the magnetic moment can interact in different ways and these moments may align in parallel or anti-parallel way with equal or unequal magnitude। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यार, ये सब एक्स्ट्रा है। आओ, ये वीडियो मैं ऐसे भी अपलोड नहीं करने वाला, अगर करूँगा भी तो प्राइवेट रहेगा, ये सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड द मटेरियल when a net permanent magnetic when it has a net परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर कोई मटेरियल है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो पा रही है, ठीक है, इसका यानी कि उसके आसपास की चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर पा रहा है या रिपेल कर पा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उसका जो नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ तो उसकी वैल्यू है, इसी वजह से वो एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी केसेस हम देखेंगे जिसमें हमको ये पता चलेगा कि परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, वो समझते हैं। तो जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कैसे वर्क परफॉर्म कर सकता है, वो आयरन फिलिंग्स को लिफ्ट कर सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाकर। ठीक है, 5 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो देखो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म को शो करते हैं जब भी इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए। ठीक है, ये बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और in a direction opposite to the magnetization of the external field, therefore purely demagnetized substances are repelled by a magnetic field। तो देखो, जैसे ये मेरा कोई मटेरियल है और ये उसके अंदर जो है वो अरेंज्ड हैं रैंडमली। अभी इसके ऊपर हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस समय कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब रैंडमली अरेंज्ड डाइपोल्स ही नहीं है, डाइपोल्स हैं ही नहीं। तो अगर हम कहा जाए कि किस मैग्नेटिक मटेरियल में डाइपोल्स तो होते ही नहीं है। ठीक है, कब नहीं होते हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न दिया जा रहा हो, तो वो होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक में भले H इज इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी एक्सटर्नल फील्ड ना दिया गया हो, उसके बाद भी वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एक प्रॉपर वे में अलाइंड नहीं रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो उस समय मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई किया, तो हमने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, तो जो डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं वो इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ साउथ देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब डाइपोल्स यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं और
उनका डायरेक्शन क्या है, तो अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। अब अगर क्या हो कि यहाँ पे हमने फिर से एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया, H इज इक्वल टू 0 हमने फिर से कर दिया, तो अब हमने जब H इज इक्वल टू 0 किया तो जो डाइपोल्स हैं वो फिर से वैनिश हो जाएंगे, फिर से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नो अनपेयर्ड से क्या मतलब है, जैसे क्या होता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो दो चीज़ों की वजह से आती है, ठीक है। एक होता है ऑर्बिटल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, इसके वजह से मैग्नेटिज्म आती है। और एक होता है स्पिन, ठीक है, तो वो अपने ही एक्सेस पे भी रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी स्पिन डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, कि इनमें कोई भी अनपेयर्ड डाइपोल मोमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, ठीक है, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये मेरा है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ अप्लाई करके रखी हुई है, ठीक है। मतलब कि पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन से ही थी, ठीक है। अचानक से हमने बीच में एक गोला सा कुछ रख दिया, गोला सा कुछ नहीं रख दिया, ये है मेरा डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने रख दिया, राइट। तो जब हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये थोड़ी सी दूर हो गई, या फिर ये कहें कि इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इनकी जो डेंसिटी है वो कम है, राइट। यानी कि फील्ड लाइंस जो हैं वो मूव अवे कर रही हैं एक दूसरे से। अरे ये क्या हो गया, समझना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एयर में है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच होता है, ठीक है। लेकिन म्यू आर की जो म्यू आर की वैल्यू है वो तो 1 होगी, अरे यार ये थोड़ा, म्यू आर की वैल्यू तो जो है वो 1 होगी, राइट। तो यहाँ पे 1 ना लिख के B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच बताया गया है, ठीक है। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये एक मटेरियल है और मटेरियल की रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पे म्यू आर को 1 न लेने की वजह से, और क्योंकि हमने मटेरियल डिस्क्राइब भी नहीं किया है कि कौन सा मटेरियल है, तो हम यहाँ पे म्यू आर को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे जो मैग ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं। जो मेरा म्यू नॉट है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेरा डायमैग्नेटिक मटेरियल है कि उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, बी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो होती है बी बराबर φ/a, राइट। तो ये एक फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला तो ये होता ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बराबर है म्यू नॉट म्यू आर एच के बराबर, ठीक है। और जो बाहर की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो है सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट एच के बराबर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमने ये देखा कि जो अंदर की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कम है बाहर की तुलना में। बाहर की तुलना में क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यू आर है उसकी वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। 1 से कम कहाँ हो गई, ये हमको यहाँ समझने की जरूरत थी, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, यानी कि जो चाई एम होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। अब जो चाई एम होता है, तो जो हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है
म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, ठीक है। और चाई एम जो है वो मेरा ज़ीरो से कम है, ठीक है। जब मेरा ज़ीरो से कम हो गया चाई एम, वैसे होता निगेटिव है, ठीक है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं ज़ीरो से कम है, तो ज़ीरो से कम अगर मेरा चाई एम है तो इस हिसाब से मेरा जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मेरा रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से छोटा है, किस केस में? डायामैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में मेरा जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से छोटा है। और यहाँ पे जो म्यू आर है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही तो हमने लिया है, इस वजह से हम ये पाएंगे कि इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से छोटी है, और इस वाले की रिलेटिव परमेबिलिटी तो 1 थी ही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कम है कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। यानी कि फील्ड इनसाइड मटेरियल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल के? तो कॉपर, जर्मेनियम, सिल्वर, डायमंड। यानी कि देखो यहाँ से तो ये कार्बन कंपाउंड तीनों, ग्रेफाइट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये सुपर कंडक्टर और कॉपर, ठीक है। फिर हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। समझते हैं इसको भी। देखो पहली बात, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जब इनको वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो ये वीक मैग्नेटाइजेशन को अटेन करते हैं और उनका डायरेक्शन वही होता है जो कि अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। जो टोटल डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो ज़ीरो होती है, कब? जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डाइपोल्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। और वो अलाइन तब होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, यानी कि जब H इज इक्वल टू ज़ीरो है तो भी डाइपोल्स हैं, बस रैंडमली अरेंज्ड हैं। और इसको अगर कंपेयर करें डायामैग्नेटिक में, तो डायामैग्नेटिक में डाइपोल्स थे ही नहीं, ठीक है। ये ध्यान देने की बात थी, इसीलिए वहाँ पे कहा गया था कि कोई उनका डाइपोल होता ही नहीं। यहाँ पे डाइपोल है, बस रैंडमली अरेंज्ड है, कब? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। डायामैग्नेटिक में अपोजिट होते थे, पैरामैग्नेटिक में अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में ही ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमने देखा था कि जो चाइएम था, ठीक है, वो ज़ीरो से छोटा था, लेकिन यहाँ पे जो चाइएम है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अब जब ज़ीरो से बड़ा होगा तो जो मेरा रिलेटिव परमेबिलिटी है वो भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1 से बड़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा, हल्का सा ही बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हम देखते हैं, डायमैग्नेटिक में तो हमने देखा ही था कि बाहर जो है वो डेंसिटी ज़्यादा है, अंदर की फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम थी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होती है, ठीक है, इसलिए हमने देखा कि जो अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बाहर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो पास पास रहेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल एल्युमिनियम को माना जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि हमने मटेरियल्स में, कंडक्टिंग मटेरियल्स में कॉपर और एल्युमिनियम को देखा था, तो जो कॉपर है वो डायामैग्नेटिक है और एल्युमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है।
उसके अलावा पोटेशियम, ऑक्सीजन, टंगस्टन, रेयर अर्थ मेटल्स, सोडियम और कैल्शियम, ये सारे भी हमारे कैसे मटेरियल्स हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। ठीक है, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो डाइपोल्स, जो डाइपोल्स बनते थे ऐसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे ऐसे, तो ये डाइपोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब अगर कैंसिल करने के बाद अगर कोई डाइपोल बच गया, ठीक है, जैसे देखो स्पिन जो है, जिसका पेयर बन गया, ठीक है, उसको स्पिन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन जिसका पेयर नहीं बना, ठीक है, तो उसका स्पिन ने उसे कैंसिल नहीं किया। ठीक, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लो इन्हें, ये इसीलिए होती हैं ड्यू टू द स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की वजह से फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या हैं? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, डिमनीशियम है, और आई डोंट नो इसको जीडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, 0 से तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो भी बहुत हाई होगी, 3000 से 5000 तक होगी। ठीक है, उसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होंगी बाहर की तुलना में। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड होता है लेकिन कम अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब यही देखो यहाँ पे फिगर वाइज समझाया गया है। ये डायमैग्नेटिक है, जब H 0 है तो कोई डाइपोल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, और जब H दिया गया तो H देने के अपोजिट डायरेक्शन में हमको मैग्नेटाइजेशन देखने को मिला, यानी कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू अप्लाइड H। पैरामैग्नेटिक में देखो डाइपोल्स प्रेजेंट हैं लेकिन रैंडमली अरेंज्ड हैं, और जब उनको हमने H दिया तो H के ही डायरेक्शन में ये डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन हो गए। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें भी जो डाइपोल्स होते हैं वो ऑलरेडी अलाइंड होते हैं। अरे वाह, ऑलरेडी अलाइंड होते हैं, लेकिन जब इनको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये सारे उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो ए फिगर बता रहा है कि सिर्फ एयर में अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी तो वो कुछ ऐसी होगी। ठीक, अगर इसमें डायमैग्नेटिक को रखो तो वो ऊपर की ओर और इधर से नीचे की ओर बेसिकली रिपल होगी, उस मटेरियल से दूर भागना चाहेगी। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक होगी तो पास आना चाहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक पास। और जब फेरोमैग्नेटिक होगा तो ये बहुत पास आ जाएगी, ये फिगर उतना अच्छे से बता भी नहीं पा रहा है, उतने पास आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा हिस्टेरेसिस कर्व। इसकी तो एक मैंने वीडियो अलग से बनाई भी है, इसमें बहुत कुछ है नहीं ऑलरेडी, लेकिन हाँ एक इसमें वर्जिनल कर्व है। यानी वर्जिनल कर्व क्या होता है, जब हम पहली बार, यानी कि कोई मटेरियल है उसको हमने कभी भी उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यानी उसको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा, तो जो पहली बार उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो ग्राफ हमको मिलता है पहली बार वाला, ठीक है, वो यही होता है, ये जो डॉट से रिप्रेजेंट।
दिखाया गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्जिनल कर्व। ये रिटेंटिविटी है और कोएर्सिविटी है, यही हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है, ठीक है। रिटेंटिविटी का यहाँ पे दे दिया है डेफिनेशन, ठीक है, कि due to alignment of dipoles the flux density is not reduced to zero when the magnetic field is removed, यानी कि जब H ज़ीरो हो जाता है उसके बाद भी मेरा जो B है वो ज़ीरो नहीं होता है, यही तो मेरी रिटेंटिविटी कहती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और रिटेंटिविटी। तो जो रिटेंटिविटी होता है वो हिस्टेरेसिस कर्व पे y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि ये जो y इंटरसेप्ट है यही हमें बताता है रिटेंटिविटी के बारे में। वर्जिनल कर्व द मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉलोड व्हेन अ फ्रेश मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोर्सिविटी क्या होती है? कोर्सिविटी वो होता है कि वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं ताकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को या फ्लक्स डेंसिटी को ज़ीरो कर सकें, तो ये एक्स इंटरसेप्ट होता है हिस्टेरेसिस कर्व पे। और कोर्सिविटी बताता है कि हाउ हार्ड इट इज टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल, यानी कि ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा, यानी ये सी पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर होगा मटेरियल उतना हार्ड होगा उसको डीमैग्नेटाइज करना, ठीक है। फिर देखो डोमेन थ्योरी पे आते हैं। डोमेन थ्योरी जो होती है वो वीस नाम के एक वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और वो लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स में बटे हुए होते हैं। फिगर देखो ये है, ये देखो अलग अलग डोमेन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हैं, अलाइंड भी हैं, ठीक है। बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे अलाइंड नहीं है, सबके सब अपने डोमेन में अलाइंड है, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने कही थी कि ferromagnetic material consists of a large number of domains which are permanently magnetized, ठीक है। The magnetic moments in the individual domains are all parallel to one another, मतलब कि अपने डोमेन में तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। कब तक पैरेलल होंगे? जब तक कि जो टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर से कम न मतलब कम रहे, तब तक तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है। Each domain is magnetically saturated and it has a net magnetic moment, और सारे डोमेन जो हैं वो मैग्नेटिकली सैचुरेट हो चुके हैं और उनका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। जो द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच डोमेन वेरीज, ठीक है। तो अब ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये हर डोमेन के लिए अलग अलग है, ठीक है। और इसी की वजह से जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल है ये नेग्लेजिबल और ज़ीरो है, ठीक है। मतलब ये कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को आपस में कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही हम क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वन डायरेक्शनल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन डिफरेंट डोमेन्स में डिसरप्ट एंड द मटेरियल लूजेस इट्स फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। यानी कि जब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गए तो जो फेरो है वो पैरा बन जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे तो बढ़िया से अलाइन हो जाता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है? ये वही है कि अगर किसी कोई मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक्सपोज्ड है मैग्नेटिक फील्ड से तो उसके जो डायमेंशंस हैं उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब अल्टरनेटिंग फील्ड ऐसे मटेरियल्स पे पड़ती है तो उनके जो डायमेंशन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं हर हाफ साइकिल पे, ठीक है। यानी कि जैसे पॉजिटिव साइकिल मिलेगा तो वो मटेरियल एक्सपैंड करेगा और नेगेटिव साइकिल पे श्रिंक करेगा, ठीक है। तो देयर आर मैग्नेटिक ऑसिलेशंस इन द मटेरियल, और अगर ये ऑसिलेशन जो है वो ऑडिबल रेंज में आ जाए तो हमको हमिंग साउंड भी सुनाई देती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एंटी फेरो
और फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स को। ठीक है, ठीक है। तो एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक्स हैं, तो इसके जो डाइपोल्स होता है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो जब हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो इनके जो डाइपोल्स हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, लेकिन इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को ही हम बोलते हैं फेराइट्स। ठीक है, हम इनको यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में। इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। इस वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है उसे हम बनाएंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे कि आयरन को जो है वो रिप्लेस कर देंगे मैग्नीज से। यानी जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जो आयरन था उसको हम रिप्लेस कर देंगे मैग्नीज से। इससे हमको वीक मैग्नेट मिलता है। ठीक है, तो जब हमको वीक मैग्नेट मिला तो हम बनाते फिर क्यों है इसको? ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, अब देखो एडी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 6 रो। तो अब इसकी जब रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो गई ना तो हमको एडी पावर लॉस बहुत कम मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट्स को या फिर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को। तो देखो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ऐसे मटेरियल जिनकी परमिएबिलिटी हाई हो। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो और कोएर्सिव फोर्स भी कम हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हाई परमिएबिलिटी मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजारने की क्षमता। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा कब? जब हिस्टेरेसिस का एरिया, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होगा। और लो कोएर्सिव फोर्स मतलब जो हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं ना तो कोएर्सिव क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है। यानी कि जितना पतला जितना पतला हिस्टेरेसिस लूप रहेगा उतना ही ज़्यादा वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बनने के लिए आइडियल होगा। ठीक है, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं these are characterized by a steeply ascending magnetization curve। ठीक है, एंड अ नैरो BH कर्व। नैरो वही पतला जो बोला मैंने। ठीक है, इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन ये अपना जो मैग्नेटाइजेशन है उसको बहुत जल्दी खो भी देते हैं। ठीक है, यानी कि ये मटेरियल्स जब तक इनको मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है ये तभी तक मैग्नेटाइज रहेंगे। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये भी अपनी मैग्नेटाइजेशन को तुरंत ही लूज कर देंगे। कौन? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं और मशीन्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो अपने फील्ड को रिटेन करते हैं। यानी कि इनका जो कोएर्सिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है। यानी कि ये जो है इनका जो हिस्टेरेसिस लूप है वो तो वाइड होगा। ठीक है, परमेबिलिटी भी इनकी सफिशिएंट होती है, कोएर्सिव फोर्स तो हाई होगा ही। ठीक है, इनके पास हाई रिटेंटिविटी होती है। हाई रिटेंटिविटी का मतलब इनको टॉल भी होना पड़ेगा
रिटेंटिविटी मतलब वाई इंटरसेप्ट। इनसे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास लार्ज कोएर्सिव फोर्स होता है और इनका जो बी एच कर्व का एरिया होता है वो भी लार्ज होता है, किसके तुलना में, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में। इसी वजह में इनमें लॉस भी ज़्यादा होता है और इसी वजह से इनको हम मशीन में यूज़ नहीं करते हैं। मशीन में हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी कोर्सिव फोर्स कितनी ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू छोटे वाले को। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी भी उन्हीं की ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बीच का डिफरेंस। तो जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें मटेरियल अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है और उनको डीमैग्नेटाइज करना कठिन होता है, जबकि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये मटेरियल जो होते हैं वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं तब भी जब कि मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, इसीलिए इनको परमानेंट मैग्नेट वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट्स बनाते हैं और ये जो होते हैं इजी टू डीमैग्नेटाइज होते हैं एज पर डोमेन वॉल मोशन इज इजियर इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट और मशीन। फिर देखते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का थर्ड पॉइंट, इनको कैसे बनाते हैं। तो इनको क्या होता है, इन मटेरियल्स को हम गर्म करते हैं, रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक ले जाते हैं और फिर उन्हें ठंडा छोड़ देते हैं, ठीक है। इम्प्यूरिटीज डाल के हम इनका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें कोई भी वॉइड, कोई भी खालीपन या कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहीं ना कहीं प्योर होते हैं और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज होती हैं। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका लार्ज हिस्टेरिसिस लूप होता है और इसी वजह से उनके लॉस भी ज़्यादा है, तो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरिसिस लूप छोटा होता है इसीलिए उनका हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी लो होती है, ठीक है। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी मतलब चाइयन, ठीक है, ये हाई होती है। यहाँ पे कोर्सिव फोर्स और रिटेंटिविटी लार्ज होता है, यहाँ पे कोर्सिव फोर्स और रिटेंटिविटी जो है वो कम होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी जो है स्टोर जो होता है वो हाई होता है, मतलब इसमें हाई एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। और ये तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर ही नहीं कर पाते हैं, कैसे करेंगे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है तभी तक रिटेन करते हैं, तो ये स्टोर नहीं कर पाते हैं। जो बी एच प्रोडक्ट होता है वो हाई होता है, लार्ज होता है, इसमें जो है वो स्मॉल बी एच प्रोडक्ट मिलता है। एडी करंट लॉस हाई होता है, एडी करंट लॉस जो है वो स्मॉल होता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई है। फिर अब हम देखते हैं शीट स्टील को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शीट स्टील जो कि नॉन ओरिएंटेड स्टील होते हैं ये पहले यूज़ किए जाते थे, ठीक है। पहले इनको ट्रांसफार्मर के कोर्स में यूज़ किया जाता था, ठीक है, और बहुत लो कंटेंट ऑफ कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज मिला देते थे, बस हो जाता था। इसकी दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे समय बीतता था, ठीक है, इनके मैग्नेटिक परफॉर्मेंस में डिटेरियोरेशन देखने को मिलती थी, ठीक है, और इनका जो कोएर्सिव फोर्स है वो बढ़ जाता था और इनका हिस्टेरिसिस लॉस है वो बढ़ने लगता था। आज के समय में क्या है कि लैमिनेशंस को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में और ट्रांसफार्मर्स में, और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे जो सिलिकॉन है वो 0.3 से लेकर 4.5% तक मिलाया जाता है स्टील में,
ठीक है, उनके वजन के हिसाब से ऑब्वियसली। 4.5% से ज़्यादा इसलिए नहीं मिलाते हैं कि अगर 4.5% से ज़्यादा मिला देंगे तो मेरा जो स्टील है वो ब्रिटल हो जाएगा, वो चटक जाएगा, और हम ऐसा चाहते नहीं हैं। इसलिए हम सिलिकॉन को 4.5% तक ही मिलाते हैं। ठीक है, जब हम सिलिकॉन मिला देते हैं इससे जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो एडी करंट लॉस भी कम हो जाता है। ठीक है, हालांकि सिलिकॉन को मिलाने से परमेबिलिटी कम होती है। ठीक है, यानी कि हायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे परमेबिलिटी कम रहती है और डक्टिलिटी भी, यानी कि तार में ड्रॉ करने की क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल शीट है वो कैसे हम मैन्युफैक्चर करते थे, या तो हॉट रोलिंग करके या तो कोल्ड रोलिंग करके। अब देखते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसको CRGO बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आई डोंट थिंक दैट मच इम्पोर्टेंट। हाँ, ये है कि जो रोलिंग का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिकली सुपीरियर होता है अदर शीट से। ठीक है, इसीलिए इसको CRGO बोलते हैं, और जिधर रोल करते हैं उधर उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अच्छी हमें मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी। दिस स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सीरीज ऑफ कोल्ड रोलिंग एंड इंटरमीडिएट एनीलिंग। इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल होते हैं कि जब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, तो वो ब्रेक कर जाते हैं और करंट को अलाउ कर देते हैं, अपने से गुजरने देते हैं। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ करेंगे जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, मटेरियल शुड नॉट ब्रेक डाउन एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो वो एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस कम हो, यानी डाई इलेक्ट्रिक लॉस जिसमें कम हो, यानी जिसके हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम हो। हिस्टेरिसिस लूप जो है वो B वर्सेस H का बनाते थे मैग्नेटिक फिनोमिना में, और जब हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल फिनोमिना में तो डेंसिटी वर्सेज इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर को हैंडल करने लायक होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब पानी को एब्जॉर्ब न करे, वाइब्रेशन को सह सके, चोट को सह सके, बेंडिंग को सह सके, केमिकल अटैक से भी अपने आप को बचा सके। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल माना गया है। I think this is the questions we will see.